हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टडी मंच अकेडमी पर आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान से रिलेटेड जो सीरीज चला रखी है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको स्टडी मंच अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपनी क्लासों को, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो शेड्यूल्स को कवर करने वाले हैं। संविधान की अनुसूचियों को, जितनी भी अनुसूची है संविधान में 12 अनुसूचियां है, उनको कवर करने वाले हैं। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर बाद में ऐड करते हुए अब फिलहाल इसमें 12 अनुसूचियां हो गई है। तो एक एक करके हम सभी अनुसूचियों को देखेंगे और उसमें जो उनके सब्जेक्ट है, कब उसमें अमेंडमेंट किया गया है, कौन सा आर्टिकल है वगैरह वगैरह, उसमें सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहली अनुसूची को। फर्स्ट शेड्यूल को देखते हैं, उसका जो सब्जेक्ट है उसमें कौन सा सब्जेक्ट है ये देखते हैं। जो पहली अनुसूची का सब्जेक्ट है उसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दे रखी है। मतलब कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये सभी पहले इस अनुसूची में दे रखा है। उनका कौन सा क्षेत्र होगा, कितनी उनकी टेरिटरी होगी, ये सब अनुसूची फर्स्ट में दे रखी है। देखते हैं इसमें आगे कुछ और दे रखा है, मुख्य बिंदु दे रखे हैं, उनको भी देखते हैं। इसमें कब कब अमेंडमेंट किया गया है ये सब हम आगे सभी जितनी भी अनुसूची आई उन सभी में देखेंगे। इसमें जो मुख्य बिंदु दे रखे हैं, इस अनुसूची में भारत के राज्यों के नाम, इसमें जो अनुसूची है इसमें भारत के राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दे रखी है। ये जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें राज्यों के नाम, उनके क्या नाम होंगे, उनकी सीमाएं कैसी होंगी, केंद्र शासित प्रदेशों की इसमें सूची दे रखी है। भारत में क्षेत्रीय परिवर्तन, जो भारत में क्षेत्रीय परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण, नाम बदलने का काम इसी अनुसूची से संबंधित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी सभी में इसको पूछा जाता है कि नए राज्यों का अगर निर्माण हो रहा है तो किस अनुसूची के तहत किया जाएगा। तो अनुसूची 1 के तहत किया जाएगा। नाम बदलने का काम, किसी राज्य का नाम बदलना, जैसे उत्तराखंड का नाम चेंज कर करके, जैसे उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया था, तो वो इसी अनुसूची के तहत किया गया था। इसमें जो मेजर अमेंडमेंट किए गए थे वो भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो। इसमें 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वें संविधान संशोधन से मतलब इसमें कुछ ऐड किया गया जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उस समय इसमें कुछ ऐड किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में जब सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, तब इसमें अमेंडमेंट किया गया। 53वां संविधान संशोधन 1986 मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तब इसमें 69वां संविधान संशोधन 1991 में नाम, दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी कर दिया गया। इसमें देख रहे थे आप कि इसमें नाम बदलने का भी काम है। तो जब दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी कर दिया गया था, तब भी इसमें अमेंडमेंट किया गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में उत्तराखंड नाम चेंज कर दिया गया था। 2006 में लागू हो गया था। 2003 में उत्तरांचल जो था उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया था। तो इसमें जो फर्स्ट अनुसूची है इसमें सभी जो डायमेंशन है उसको कवर किया गया अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है। जो नेक्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2 अनुसूची 2, इसका जो सब्जेक्ट है इसमें उच्च जो पदाधिकारी हैं भारत के, उनके वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है अनुसूची 2 में। इसमें जो शामिल पद है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो सभी मतलब इसमें दे रखे हैं। तो आप देख सकते हो इसमें लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों इसमें दे रखे हैं। तो जो अनुसूची 2 है इसमें किससे रिलेटेड दे रखे हैं, उनके जो उच्च पदाधिकारी है उनके वेतन और भत्ते इसमें दे रखे हैं। राष्ट्रपति का वेतन हुआ, उपराष्ट्रपति का हुआ, राज्यपाल का, न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश दोनों इसमें दे रखे हैं। राज्यसभा और लोकसभा के उपाध्यक्ष है वो सब इसमें दे रखे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाती है और पिछले कई एग्जामों में भी पूछा गया, यहाँ तक कि यूपीएससी, पीसीएस वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप हमेशा माइंड में रखें। इसमें जो अमेंडमेंट हुए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इससे आगे हम तीसरी अनुसूची देखते हैं, अनुसूची नंबर 3, शेड्यूल 3 में इसका जो सब्जेक्ट है उसमें सत्ता बंधन हेतु शपथ, यानी कि जो हमारे ऑफिशियल्स है वो ओथ लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं कोई पद ग्रहण करने से पहले, तो वो अनुसूची 3 में है। इसमें इंग्लिश में देखते हैं फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। इसमें जो शामिल पद है मतलब किस किस को इससे रिलेटेड शपथ दिलाई जाएगी। इसमें सांसद है जो हम अपने द्वारा चुनकर भेजते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त होता है, सीजीआई होता है,
कंप्ट्रोलर एज ऑडिटर जनरल होता है इसमें, इसको कैग भी बोला जाता है। और जो यूनियन एज स्टेट के मिनिस्टर होते हैं वो इसमें सभी शामिल है। ये अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और एग्जाम में पूछी गई है कई बार। तो इसमें देख लेते हैं, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर। यहाँ इसमें राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, वो उपराष्ट्रपति, उनकी शपथ का जिक्र नहीं है क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल दे रखे हैं कि वो किस आर्टिकल के तहत ओथ लेंगे। अब जब हमने पिछली क्लास में इसको कवर किया था महत्वपूर्ण आर्टिकल को, तो उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होए वो किस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं। तो वो अनुसूची 3 में नहीं आता, वो अलग से आर्टिकल में दे रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, वो भी इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। चलिए तो आगे 4th शेड्यूल देख लेते हैं। 4th शेड्यूल, 4वीं अनुसूची, इसका जो विषय है, राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन होता है। राज्यसभा की जो सीटें होती है उसका मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उनको डायरेक्ट चुना नहीं जाता। हालांकि जो हमारे सिस्टम है इसको इलेक्ट करने का वो थोड़ा अलग है, इनडायरेक्टली तरीके से हम ही चुनते हैं इनको। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो अनुसूची 4 में दे रखा है। और इसमें जो संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया था, 7वां संशोधन 1956, संगठन के बाद पुनर्वितरण के बाद संशोधन, जनसंख्या अनुपात के अनुसार सीटें बदली गई। इसमें कई बार सीटें बदली जाती है, राज्यसभा से रिलेटेड भी, लोकसभा से रिलेटेड भी। तो वो एक बार 7वां संविधान संशोधन 1953 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो जो 4वीं अनुसूची है उसमें राज्यों में सीटों के आवंटन को लेकर के सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, दूसरी अनुसूची देखते हैं, अनुसूची 5। 5वीं अनुसूची में क्या दे रखा है इसमें देख लेते हैं। ये इसका जो भी सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें अनुसूचित जनजातियों, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स होती है, और जो उनके क्षेत्र होते हैं, टेरिटरीज होती है, उनका प्रशासन जो होगा वो 5वीं अनुसूची के तहत किया जाएगा। इस अनुसूची के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, मतलब ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है इस क्षेत्र में अनुसूची 5 के तहत। एक होती है इसमें गवर्नर को स्पेशल पावर मिल जाती है। जिस क्षेत्र में ट्राइब रहती है या जनजाति रहती है या उनका क्षेत्र होता है उसमें गवर्नर को स्पेशल पावर और ट्राइबल TAC ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना दी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो कौन सी अनुसूची में है, तो ये 5वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुसूची 6। अनुसूची 6th शेड्यूल में देखते हैं क्या है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्र तो हालांकि जो हमारे स्टेट है, बड़े स्टेट है, उनमें भी है, लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्र है उनको इसमें कवर किया गया है। इन क्षेत्रों में कुछ स्पेशल जो राज्य हैं उन्हीं को शामिल किया गया है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें भी मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये बताइए कि 6th शेड्यूल में कौन सा राज्य इसमें बिलोंग करता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और कोई एक राज्य अलग दे दिया जाएगा कि बताइए कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट है 6th शेड्यूल, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और जो इसमें प्रावधान है उसमें प्रावधान ये है कि इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाती है जुडिशरी से लैंड और टैक्स पर नियंत्रण करने के लिए। एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाती है जुडिशरी, लैंड और टैक्स पर नियंत्रण करने के लिए। शेड्यूल 6 के अनुसार इसमें ये काउंसिल बनाई जाती है। इसमें 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और आगे इन फ्यूचर जो जितने भी आने वाले एग्जाम है उनमें क्वेश्चन बनेंगे भी। 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, इसका जो सब्जेक्ट है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। जो हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, मतलब राज्य, संघ और एक पंचायती स्तर पर सभी प्रशासन करते हैं अपना, मतलब गवर्नमेंट बनती है, उसकी जो शक्तियां उनका विभाजन 7th शेड्यूल में दे रखा है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, एक केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं इसमें। ये पूछ लिया जाता है कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, तो इसमें 3 सूची है। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो ये भी मतलब याद रख लेनी चाहिए कि कौन कौन सी सूची है। और इसमें बहुत सी बार सब्जेक्ट भी पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें
तो हालांकि इतनी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ कितने सब्जेक्ट है वो बता देंगे कि जैसा कि केंद्र सूची है उसमें 97, जब ये लागू की गई थी तब 97 सब्जेक्ट थे, अब इसमें 100 हो गए। और जो राज्य सूची है उसमें जब लागू की गई जब 66 थे, अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो गए, यानी कि इसमें भी बढ़ गए हैं और इसमें भी बढ़ गए, इसमें राज्य सूची में घटे हैं। तो उसमें होता ही है, जो केंद्र सूची है, जो केंद्र सूची के में संबंधित जितने भी विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का हक संसद को होगा, केवल संसद इन पर कानून बना सकती है। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची को लेकर के जो सब्जेक्ट है, मतलब इनके विषय है, उन पर राज्य कानून बनाएगी, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद जो भी है उस राज्य में, वो इन पर कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में ये होता है कि दोनों संसद और राज्य विधानसभा इस पे मिलकर के कानून बनाएगी, संसद भी बना सकती है और राज्य भी इस पे कानून बना सकता है। हालांकि इसमें जो कानून होता है वो ज्यादा मान्य संसद का ही होता है, राज्य का तो इतना मान्य नहीं होता, मतलब महत्व संसद को ही दिया जाता है। तो इसमें ये दे रखे हैं 3 सूचियां इसमें। और केंद्र सूची में 97 सब्जेक्ट पहले थे, अब 100 हो गए। राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हो गए, यानी घट गए। समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे, अब घट करके 52 हो गए। तो इसमें एक बार अमेंडमेंट भी किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 5 विषय में से हटाकर, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। यहाँ से देखो, अब यहाँ से 5 सब्जेक्ट हटे हैं और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट जुड़े हैं। तो ये जो हटा गए यहाँ पे जोड़े गए थे, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही ये काम किया गया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल को देखते हैं, 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची जो है उसका जो सब्जेक्ट है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की अनुसूची। मतलब हमारा जो देश है वो एक डाइवर्स कंट्री है, उसमें लाखों करोड़ों टाइप से लैंग्वेज बोली जाती है, कई हजार मतलब भाषाएं बोली जाती है, बहुत से टाइप की जनजातियां रहती हैं, कास्ट वगैरह, ये डाइवर्सिटी है, हर धर्म का, हर रिलीजन का इंसान यहाँ पे रहता है, तो उनकी भाषा भी अलग अलग होती है। तो वो जो भाषाओं की अनुसूची है ये भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें भाषाओं की सूची है वो 8th शेड्यूल में दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें भाषाओं से रिलेटेड पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस वगैरह सभी में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो इसमें जो ये भाषाएं हैं उनमें देखते हैं कब कौन सी को जोड़ा गया, शुरुआत में कितनी थी, कब कौन से सन में किसको ऐड कर दिया गया, तो ये भी देखते हैं। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 के लगभग, तो उस टाइम पे 14 इसमें भाषाएं थी और वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। इसमें 14 से कितनी हो गई है, 22 हो गई है, यानी कि कितनी बढ़ गई है, इसमें 6 और 2 8, इसमें भाषाओं की संख्या बढ़ गई है। तो देखते हैं ये जो 8 भाषा है ये कब कब जोड़ी गई, मतलब इसमें 8 लैंग्वेज तो जोड़ दी गई है, लेकिन उनका जो है टाइम पूछा जाता है, सन पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है, किस टाइम में जोड़ी जाती है, तो ये एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि एक लैंग्वेज को यहाँ जोड़ दिया गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71 में 3 को, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसका सन है 1992। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, ये 4 लैंग्वेज इसमें जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1952 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को ऐड कर दिया गया इसमें। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख के जाए, कई बार रिवीजन करें क्लास का। तो नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, 9th अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है, हमने शुरुआत में बताया था वीडियो के कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़ करके 12 हो गई है। तो जो 4 अनुसूचियां ये बाद में ऐड की गई है, तो हम ये बाद में जो ऐड की गई है इनका टाइम भी देखेंगे कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको ऐड किया गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं 9वीं अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या विषय है। तो भूमि सुधार एवं कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा। नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा जो भूमि सुधार कानून ले गए थे, मतलब जिसके पास अधिक जमीन है, बहुत से हमारे देश में ऐसा था, रजवाड़े थे, बहुत से
मतलब बादशाह टाइप के थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास एक भी बीघा ज़मीन नहीं, या एक कुछ रहने के लिए ज़मीन भी नहीं थी। तो फिर उस समय सरकार ने ये सोचा कि सभी को एक संपत्ति का अधिकार दिया जाए, या सबको समानता का अधिकार दिया जाए, और ज़मीन को सभी के पास बराबर वितरित किया जाए। तो उसको लेकर के भूमि सुधार कानून ले आए थे, जो क्योंकि फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में। तो उसके लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मतलब इसमें संविधान मतलब संशोधन नहीं कर सकते, आप किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते। तो फिर गवर्नमेंट ने 9वीं अनुसूची को उसमें ऐड कर दिया गया, और उसमें यह बोल दिया गया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हम संविधान का 9वीं अनुसूची में रखते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, मतलब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, या न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं होगी। तो इसमें ये बोल दिया गया, और ये अनुसूची बना दी गई। तो उसमें भूमि सुधार को रख करके फिर में भूमि सुधार कानून ले आए, और तब जमीन का सही तरीके से वितरण किया गया, लैंड का सही तरीके से वितरण किया गया। और ये जो ऐड करी गई, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहला संविधान संशोधन इसो को लेकर के हो गया था। और आप अच्छी तरीके से जानते भी, उस टाइम पे हमारे देश के जो पीएम थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया था। इसमें बाद में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए, जैसे 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, फंडामेंटल राइट को इशू को लेकर के IR कॉलेज जजमेंट आया 2007 में। अब इस मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप 9th शेड्यूल में भी कोई सब्जेक्ट रख रहे हो ना, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू भी होगा, मतलब उससे रिलेटेड भी जो इश्यू है वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकता है। ये सभी इसमें IR कॉलेज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। तो चलिए आगे नेक्स्ट शेड्यूल देखते हैं, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची इसको बाद में ऐड कर दिया गया। इसमें जो है दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि पहले होता क्या था, अगर कोई किसी पार्टी से MP MLA या जीत करके आ जाता था, तो वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चला जाता था, जहाँ उसे मतलब थोड़े पैसे मिल रहे हो, किसी चीज का प्रलोभन मिल रहा हो, तो ऐसे वो अपनी पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था, जिससे गवर्नमेंट ज्यादातर टूटती थी, या गठबंधन की सरकार के बनती थी, इस तरीके का कुछ शुरू हो करके था। तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, और जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के आया गया, दल बदल विरोधी कानून को लेकर के आया गया, और 10वीं अनुसूची में इसको डाल दिया गया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी पार्टी से जीत रहे हो तो उसको छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाओगे। अगर कोई ऐसा अकेला बंदा कर रहा है, या उसमें कुछ कानून होते हैं, हालांकि आपके लिए तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो UPSC PCS वगैरह के लिए पता होना चाहिए। तो दल बदल कानून लेकर के आ गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को ऐड कर दिया गया, और इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें पार्टी बदलने के नियम और सख्त कर दिए गए। जैसे पार्टी बदलना चेंज करना, उसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 में और सख्त कानून कर दिए गए, जो पहले थे उनसे भी हार्ड। अब नेक्स्ट शेड्यूल देखते हैं, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लेकर रिलेटेड है, यानी कि PRI, जो पंचायतें होती हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच वगैरह जिसमें बनते हैं, उसको लेकर के 11वीं अनुसूची में दे रखा है। इसमें फिलहाल 29 सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और ये भी पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है। यह ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज जो शासन है वो कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो वो 11वीं अनुसूची से संबंधित है, और इसमें 29 सब्जेक्ट है। और जो इसको संविधान में ऐड कर किया गया था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया था, इस अनुसूची को। तो आगे देखते हैं, इसको ध्यान में रखिए। और फिर देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है, इसको भी हालांकि बाद में जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो 11वीं को जोड़ दिया गया। फिर 74वें संविधान संशोधन 1992 में, दोनों संविधान एक साथ ही हुए थे। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें नगर निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज के कार्य से संबंधित है, और इसमें 18 सब्जेक्ट है। उसमें 29 सब्जेक्ट थे, इसमें 18 सब्जेक्ट है। तो हमारी क्लास यहीं पर आज समाप्त होती है, और आप ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें, और जो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे एक प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।